है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है यहाँ पे चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है या ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक इस पे क्या ना लगे, बाहरी फोर्स ना लगे। बाहरी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या होगा, इसके लिख भी रहे, इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट it will remain in rest, or if a body is in motion it will remain in motion until or unless and external force is applied on it। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है? कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन रहेगी, जब तक इसे क्या ना लगे, बाहरी फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल के तौर पे तुम देख सकते हो कि अगर तुम साइकिल चला रहे हो तो तुम साइकिल चला रहे हो तो तुम किस में, मोशन में हो कि नहीं हो? मोशन में हो। तुम जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो मोशन से तुम किस में आते हो? रेस्ट में। तो जो ब्रेक अप्लाई करो कौन सा फोर्स हुआ? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा हुआ? एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? उसी साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। अगर तुम वहां पे जब पैडल मारना चालू करते हो, पहले तो साइकिल रेस्ट में है, जैसे तुम पैडल मारना चालू करोगे तो साइकिल किस में आएगा? मोशन में आएगा कि नहीं आएगा? तो जो तुम पैडल मार रहे हो वहां पे, है ना, वो एक तरीके कौन सा फोर्स है? वो एक्सटर्नल फोर्स। तो तुम देख भी रहोगे कि बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मोशन से कहाँ आ रहा है? रेस्ट में जा रहा है। कब? जब हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं वहां पे? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल। फुटबॉल का भी एग्जांपल ले सकते हो, सभी लोग समझ ही रहोगे। जब तुम किक मारते हो बेसिकली, तो जो किक मार रहे हो एक तरीके से कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स। तो रेस्ट से कहाँ आ रहा है? मोशन में आ रहा है। और वही चीज मोशन से किस में आ सकता है? रेस्ट में भी आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है। इसके बाद हम, हाँ बोले, बिल्कुल ठीक है। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ क्या? इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से समझना, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्ट करना। क्या करना? रेजिस्ट। ठीक है, टू रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई बॉडी मोशन में है तो किस में रहना पसंद करेगा? मोशन में। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहना पसंद करेगा? रेस्ट में। समझ में आ रहा है? तो वो रेस्ट से मोशन नहीं आना चाहिए, और जो मोशन में होगा किस में नहीं आना चाहिए? रेस्ट में। उसी को बोलते हैं रेजिस्ट करना। जो जिस भी पोजीशन में है, जो जिस भी मोशन में है, रेस्ट में है तुम्हारा, उसी में रहना पसंद करेगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक चलो। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जो मास होता है ना, वो डायरेक्टली किसके पोर्शन होता है? इनर्शिया के। मतलब अगर कोई तुमसे बोले, दो ऑब्जेक्ट देखे कि किसका इनर्शिया ज्यादा है, तो तुम देखोगे कि किसका मास ज्यादा है। समझ में आ रही? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी गए थे तो मंदिर पे मिला है, ये 2 रुपए का सिक्का है और ये कितने का है? 10 का सिक्का है, दिख रहा होगा। चलो, इन दोनों में से अगर हम तुमसे पूछे किसका इनर्शिया ज्यादा है, इन दोनों में तो किसका मास ज्यादा होगा? 2 रुपया का कि 10 रुपया का? 10 रुपया का। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है? तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे। देखिए, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले तुमको पढ़ाना पड़ेगा लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ाना पड़ेगा? ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। देखो, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, स्मॉल पी से। किससे करते हैं? स्मॉल पी से। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू में v। क्या होता है? p इज इक्वल टू m इंटू में क्या? v। अब जरा ध्यान से देखो, डेफिनेशन कितना आसानी से बन जाएगा। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? p से। फॉर्मूला होता है m इंटू में क्या? v। डिफाइन अगर करना होगा तो किसका किसका प्रोडक्ट है? मास और क्या? वेलोसिटी का। तो क्या लिखोगे? द प्रोडक्ट ऑफ इज नोन एज क्या? लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज क्या? लीनियर मोमेंटम, या फिर क्या? मोमेंटम। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं इसके ऐसा यूनिट पे। अब ध्यान दो, ऐसा यूनिट कैसे निकालना है। ये बता, मास जो होता है वो किस में निकालते हो? केजी में। किस में निकालते हो? केजी में। और वेलोसिटी किस में निकालते हो? मीटर पर सेकंड में। तो इसको एक साथ पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? केजी मीटर। क्या ऐसा यूनिट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताओ, क्या मोमेंटम सबको क्लियर है?
सबको समझ में आ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज क्या? मोमेंटम। फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू क्या? m इंटू में क्या? v। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्योंकि मोमेंटम पढ़ लिए हैं तो अब न्यूटन का सेकंड लॉ भी तुमको समझ में आएगा। हम जा रहे हैं लिखने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन, कितने लोग को इसमें याद है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the force applied लिखवाए थे ना? इसके बाद बताओ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? रुक जाओ। चलो देखते हैं आप लोग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? अप्लाइड फोर्स इन विद द डायरेक्शन ऑफ क्या? फोर्स एक्स। मतलब जहां पे बेसिकली तुम कह रहा है कि पहले इसको देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम। अभी क्या मोमेंटम समझाए कि नहीं समझाया? पहले हमको ये बताओ क्या था मोमेंटम? मास इनटू में क्या? वेलोसिटी। एक चीज हमेशा याद रखना कि मास और वेलोसिटी में क्या कांस्टेंट होगा? मास। क्या कांस्टेंट होगा? मास। मास नहीं चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा? वेलोसिटी। क्या चेंज करेगा? वेलोसिटी। अब यहां पे बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम। कंडीशन बोला है, उसके हिसाब से चलना है। ये बताओ, अगर हम लिख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि डिराइव करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, कहां से आता है? न्यूटन के सेकंड लॉ का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, मास इनटू में क्या? एक्सेलरेशन। कहां से आता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। वही तुमको यहां जा रहा है समझाने के लिए। सबसे पहले ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब समझना। हम लिख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझना। देखो चेंज इन मोमेंटम का मतलब, मोमेंटम का मतलब क्या था? मास इनटू में क्या? वेलोसिटी। यही था ना हमारे पास। अगर कभी भी चेंज कहेगा तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी में से किसको घटाओगे? इनिशियल को। तो अगर हम कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, तो हम देखो लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं फाइनल मोमेंटम एम डॉट कर देंगे, समझ जाओगे ना। माइनस में क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम। क्या तक क्लियर है? चलो, फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? एमवी। क्या हो गया? यही था ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो v है ये कौन सी वेलोसिटी को बताता है? फाइनल को। अगर इनिशियल मोमेंटम लिखना है, तो क्या लिखेंगे? mu। क्या लिखेंगे? mu। क्या चेंज इन मोमेंटम का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? mv माइनस क्या? mu। क्लियर है? चलो, अगर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का अगर रेट ऑफ मोमेंटम चेंज होगा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? फोर्स अप्लाइड। मतलब जितना हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम के। जिस भी ऑब्जेक्ट का बात करेंगे उसका मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा। कह रहा है इन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में लगाओगे। अच्छा ये बताओ, जिस डायरेक्शन में हम लोग कोई भी अगर फोर्स अगर लगा रहे हैं तो आखिर तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट दिखना होगा उसी डायरेक्शन में तो दिखेगा। अगर हम राइट में फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? राइट में होगा। तो बस वही बोला कि इन विच द डायरेक्शन ऑफ क्या? फोर्स एक्ट। ये लास्ट का जो 3-4 वर्ड है ना, इसको याद रखे रहना। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अभी हम चेंज इन मोमेंटम का मतलब लिखे हैं। चेंज के पहले वर्ड क्या था? रेट। अब रेट का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? वेरी गुड, बाई टाइम बताए थे हम ये। जब भी रेट वर्ड लग गया डेफिनेशन में तो कंफर्म है कि टाइम से डिवाइड करोगे ही करोगे। क्लियर हो पा रहा है हम क्या बोल रहे हैं? चलो आगे देखने हैं। आप यहां तक चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्लियर है? फाइनल माइनस क्या? इनिशियल। अब हम आगे लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो जाएगा? mv माइनस mu। और रेट है तो टाइम से क्या करोगे? डिवाइड। क्या था डेफिनेशन? क्या था? अब पढ़ो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या? अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स अप्लाइड हो गया F, फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? F से। प्रोपोर्शनल का सिंबल हो गया, किसके प्रोपोर्शनल करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? mv माइनस mu अपॉन में क्या? t। कोई दिक्कत है यहां तक? प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी सिंबल हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? k से। और k का वैल्यू क्या मान के चलेंगे? 1। क्या मान के चलेंगे? 1। क्या बचेगा जरा बोलो तो? mv माइनस mu अपॉन में क्या? t। क्लियर यहां तक? चलो अब यहां से k को भी हटा देंगे क्योंकि k का वैल्यू क्या मानेंगे? 1 रखोगे तो हट गया ये। चलो ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? m। जैसे m कॉमन करोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा? v माइनस u अपॉन में t। को डाउट यहां तक किसी को? चलो अब देख के बताना यार। f इज इक्वल टू m इंटू में क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है? v माइनस u अपॉन में t क्या है? एक्सेलरेशन। याद आ रहा है? एक्सेलरेशन पढ़े होगे।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन में क्या टाइम। तो क्या v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम क्या रख देंगे a, तो f इक्वल टू क्या आ गया m में मास इनटू में क्या एक्सेलरेशन। कोई डाउट है इसमें किसी को, क्लियर एकदम अच्छे से, चलो ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट में न्यूटन्स क्या थर्ड लॉ, बहुत आसान लॉ है ये, ठीक है, आई होप सबको याद होगा अभी शायद। ये क्या था, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन होगा। कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका? कभी गन चलाए हो तुम लोग? अगर गन चलाए हो तो गन चलाना तुम्हारा क्या हुआ, एक्शन हुआ, और गन जो होगा ना तुमको जर्क देगा, झटका देगा वो, है ना, तो गन का वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। रियल लाइफ में ये भी कर सकते हो, किसी को तुम एक थप्पड़ अगर मार रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। पलट के तुमको कुछ बोल दे, है ना, पलट के तुमको कुछ बोल दे, ठीक है, या फिर तुमको क्या बोलते हैं उसको, मार ही दे एक तरीके से, थप्पड़ मार दे, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड क्या, अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है यहां तक? देखो ध्यान देना, यहाँ पे जो अगला टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन बिटवीन क्या, न्यूटन एंड क्या, डाइन। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है, प्रूफ करने के लिए कि 1 न्यूटन में प्रूफ करो 10 पे पावर कितना डाइन होता है, 5। कितना होता है, 10 पे पावर 5 डाइन होता है। यहाँ पे याद रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कहां से आ रहा है अभी तुमको समझा भी दे रहे हैं कि कोई डाउट ना हो। F बराबर क्या था फॉर्मूला न्यूटन के सेकंड लॉ से, m में मास इनटू में क्या, एक्सेलरेशन, मास इनटू में क्या, एक्सेलरेशन। फोर्स कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन है हमारे पास। चलो फोर्स का एसआई क्या होता है, न्यूटन, मास का क्या होगा, केजी, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन को बोला प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ 1 होगा तो बाकी जगह भी क्या होगा, 1 होगा। पहली लाइन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो इसके बाद जरा बताओ 1 kg में कितना ग्राम होता है यार, 1000 ग्राम होता है हमारे पास। और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इसको भी सेंटीमीटर में करोगे तो 1 मीटर में कितना, सेंटीमीटर, 100, तो इसको क्या लिख लोगे, 100 पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? क्या सबको ग्राम में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, मतलब ये केजी ग्राम में और मीटर क्या, सेंटीमीटर में। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो काउंट करना, 3 और 2 कितना आ गया, 5। तो 10 पे पावर इसको 5 लिख सकते हो ना। ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन हो गया भाई, 10 पे पावर क्या। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है यहां तक सबको? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे किया गया है? आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको याद आ रहा है? यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या था हमारे पास? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सबसे पहली चीज यही लिखा है। ध्यान देना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जैसे 2 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट क्या है, बी। ठीक है, हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया, m1, दूसरे का मास क्या हो गया, m2। कह रहा है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का यहाँ पे बात हो रहा है। कह रहा है हर एक ऑब्जेक्ट जो होगा, हर एक बॉडी जो होगा, हर दूसरी बॉडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या अप्लाई करके अट्रैक्ट करेगा, फोर्स। क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ध्यान देना, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ दियर क्या, मासेस।
तो हम यहाँ कितना ऑब्जेक्ट लिए? दो, दोनों का क्या मास तुमको दिख रहा है? m1 और क्या m2। तो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दियर क्या मास है, तो m1 इंटू में क्या हो गया m2। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? पढ़ो जरा यहां तक। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या प्रोडक्ट ऑफ दियर क्या मासेस। क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो गया यहां तक। अब आगे बोला है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या मान रहे हैं? आर। क्या मान रहे हैं? आर। अगर तुम्हारी किताब में डी करके दिया गया है तो तुम डी ही मान लेना, आर ही है ना, ठीक है। चलो, तो दोनों के बीच का दूरी क्या है? आर है। कह रहा है कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द क्या डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या? आर। स्क्वायर करोगे क्या आएगा? आर स्क्वायर। और इनवर्सली बोला है तो 1 में क्या? आर स्क्वायर। इनवर्सली का मतलब क्या? 1 में आर स्क्वायर। जब दोनों को कंबाइन करोगे, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 ऊपर है हमारे पास और नीचे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर आएगा हमारे पास। प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटता है तो आता है जी, कैपिटल जी, है ना जी। m1 m2 अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? एफ मतलब हो गया फोर्स, m1 m2 का मतलब क्या? दो ऑब्जेक्ट का क्या मासेज है हमारे पास। आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। और ये जो जी है ना, जी का मतलब लिख दे रहे हैं। जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6 पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये याद तुम लोगों को करवाया गया था स्टार्टिंग में भी। जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलेगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा? 6.67 10 पावर क्या -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से? चलो, इक्वेशन ऑफ मोशन पर हम लोग आते हैं। सबसे पहला था हमारा v इक्वल टू क्या? u प्लस ए टी, याद आ होगा पहला चैप्टर। सेकंड क्या था हमारे पास? s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होता था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या? 2as। किसका मतलब क्या होता था? आई होप सबको पता होगा। v का मतलब कौन सा वेलोसिटी? फाइनल। u का मतलब इनिशियल, a का मतलब एक्सेलरेशन और t का मतलब क्या? टाइम। सेम का s का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस या फिर क्या? डिस्प्लेसमेंट। दोनों बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। u का मतलब पता है, t का मतलब पता है, हाफ कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन, t क्या? टाइम। नीचे वाले में भी आई होप सबको कुछ पता चल रहा होगा v u और a और s का मतलब यहाँ पे क्या है। लेकिन जब बात करते हैं ग्रेविटेशन वाले में, तो ग्रेविटेशन वाले में क्या चेंज होता है यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। a जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा g में। a को तुम क्या पढ़ते थे? एक्सेलरेशन। अभी g को, स्मॉल g को क्या पढ़ते हो? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ते हो? जो s होगा वो चेंज हो जाएगा h में। s क्या था तुम्हारा? डिस्टेंस या फिर क्या? डिस्प्लेसमेंट। और h का मतलब क्या होता है? हाइट। क्या होता है? हाइट। और सब कुछ सेम रहने वाला है, इसलिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार काम आएगा। देखी रहो, इस चैप्टर में भी काम आया है, स्टार्टिंग के चैप्टर में भी था तुम्हारा ये कहीं ना कहीं। बाकी तुम देखो। अब चलो बताओ क्या बनेगा? पहला वाला इक्वेशन क्या बनेगा? v इक्वल टू क्या? यू प्लस क्या? जे टी। दिख रहा है? चलो सेकेंड वाला बोलो। जी टी स्क्वायर। दिख रहा है ना? बस कहाँ चेंज कर रहे हैं? जहाँ a है वहां क्या कर रहे हैं? g, और जहाँ s है वहां क्या कर रहे हैं? h। बाकी सब कुछ तो सेम ही रख रहे हैं। थर्ड वाला बोलो क्या हो जाएगा? 2gh। ये होगा ना? 2gh। नोट करेंगे इसको सभी लोग। हो गया? जल्दी बोले। हो गया तक? अब इस पे सवाल कैसे लगाओगे वो जरा समझना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो, अगर मान लो पहला कंडीशन में लिख रहा है, अगर ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं? अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ फेंक रहे हो? ऊपर से नीचे। अभी फेंके तो नहीं है ना,
फेंके तो नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा? यू। कौन सा होगा? यू। यू का मतलब क्या था? इनिशियल। भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0 मीटर क्या पर सेकेंड। ये तुरंत ही सवाल पढ़े कि ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अप टू क्या डाउन, जो भी होगा तुम्हारा समझ में आ रहा है। क्रिकेट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम द क्या हाइट, कुछ भी ऐसा लिखा गया है कि जहां ऑब्जेक्ट को ऊपर से कहां फेंका जा रहा है? नीचे। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, तुरंत अपने मन से यू का वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड लिखोगे और जी का वैल्यू लिखोगे 9.8 मीटर क्या पर सेकंड स्क्वायर। ये हमेशा लिखोगे जब तक तुम्हारा सवाल में जी का वैल्यू ना क्या नहीं दिया रहेगा 10। अगर दिया रहेगा 10 तब 10 लिखोगे, अदरवाइज क्या लिखोगे? 9.8। क्या लिखोगे? क्या इतना समझ में आ रहा है? ये कब लिखोगे? जब ऑब्जेक्ट को कहां से कहां फेंका जाएगा? ऊपर से नीचे। ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड ये आते हैं जरा, अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से कहां फेंकेंगे? ऊपर। जरा नीचे से ऊपर का किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर तुम फेंकोगे तुमको क्या देखने को मिलेगा? जरा समझना। मान लो नीचे से ऊपर फेंक ही दिए तो वापस ये कहां आएगा? नीचे ही तो आएगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर अगर फेंकेंगे तो उस केस में v का वैल्यू क्या आएगा? 0 मीटर क्या पर सेकेंड। और वहां g का जो वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां से कहां फेंक, नीचे से क्या ऊपर। तो नीचे से ऊपर फेंकने के बावजूद भी ये कहां आ रहा है? नीचे ही तो आ रहा है। तो यहाँ जो g का वैल्यू होगा माइनस में 9.8 मीटर क्या पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सवाल जहां पढ़े तुरंत अगर तुमको समझ में आ जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है, तुरंत ये दोनों लिख दोगे अपने मन से। या अगर ऑब्जेक्ट को नीचे से अगर ऊपर फेंका जा रहा है, तुरंत ये दोनों लिख दोगे वहां पे। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? नोट करेंगे इसको सभी लोग। मास में लिखना, टॉपिक है मास एंड वेट। मास में लिखना, द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। द मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। ठीक है। एग्जैक्ट जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा बॉडी के अंदर जितना भी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मास। क्या बोलेंगे? मास। हेडिंग डालना अगला। पहले इतना रुक जाओ, इतना मास लिख लेना। इसकी नीचे पहला पॉइंट लिखो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी हो गया। सेकेंड लिखना, इट्स एसआई यूनिट इज केजी। इट्स SI unit is kg. थर्ड पॉइंट लिखना, इट कैन नॉट बी जीरो। मास कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना भाई। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं ना? कोई अगर इंसान अगर मर भी गया है तो भी उसका मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, भूलना मत। क्योंकि मास का मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, बॉडी के अंदर एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है वही क्या बताता है? मास। क्या बताता है? मास। हेडिंग डालना, वेट। इतना, द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स। द वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स with which the earth attracts it, with which the earth attracts it. और करके दूसरा डेफिनेशन लिखना, weight of a body is the force of gravity on it. Weight of a body is the force of gravity on it. Weight of a body is the force of gravity on it. हो गया। वेट का डेफिनेशन जो और वाला है वही याद करोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। वेट ऑफ ए बॉडी के बारे में क्या बता रहा है? फोर्स ऑफ क्या? ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखना वेट का। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू में जी, मास इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया।
नीचे लिखना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हो गया। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। अगला इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। हो गया। जरा ध्यान से समझ ले रहा है एक बार, मास तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। कैसे जीरो होगा? अगर मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अगर बदल रहा है, ये जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू तुमको अभी खुद देखे दो कुछ मिनट पहले ही कि जी का वैल्यू एक बार कहीं 9.8 बोले, कहीं क्या बोले 10। मून पे अगर चले गए ना, अगर मून पे चले गए तो जितना भी अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मून पे उसका हो जाता है 1/6। क्या हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं ये, कि अगर सपोज करो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तुम्हारे पास, मान लो 90, कितना है 90, ठीक है, समझ में आ रहा है? या 30 मान लो, चलो कितना मान लो 30, 30। अगर मून पे चले गए तो 30 का कर दो 1/6, 30 का अगर तुम करोगे 1/6 कितना आ जाएगा? 5। मतलब मून पे चलेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया? 5। तो क्या अगर कभी मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो जीरो में मास का मल्टीप्लाई करोगे तो वेट कितना आ जाएगा? जीरो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक भाई सबको? चलो ठीक है।